Bismillahirrahmanirrahim. Once again, your instructor is Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. The topic which we'll discuss today is Islamic law of contracts and business transactions. कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? Okay, before moving towards today's topic, let's have little bit summary of whatever we discussed in the last class. In the last lecture, we covered very important aspect of the basis of economic system. We started with Islamic Sharia and its objectives. And if you guys remember, we discussed about Sharia definition, what Sharia is, what are its objectives, and there were two types of objectives. One was primary and the other one was secondary. Then we talked about sources of Sharia tenets. कहाँ से शरिया के असूल आते हैं, शरिया के कवानीन हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं. ये भी दो ही तरह के थे. वन वाज प्राइमरी एंड द अदर वन वाज सेकेंडरी. फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया इन डिटेल वी डिस्कस्ड. देन वी टॉक्ड अबाउट सम बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इंसान के राइट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि इस्लाम के अंदर इंसान के राइट्स क्या क्या हैं, और आप लोगों ने यकीनन इसको बड़ा एंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स किन किन राइट्स के हकदार हैं. फिर हम लोगों ने प्रॉपरली स्टार्ट किया था इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को. क्या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, कैसे डिराइव होता है. देन हम लोगों ने बात की थी व्हाई स्टडी इस्लामिक इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़नी चाहिए हमें. फिर हमने बात की द रोल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिस्ट, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट का रोल क्या है. फिर हमने बात की थी पैराफर्नेलिया ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, जिसमें 5 पैराफर्नेलियाज को हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया था. फिर हमने मेजर प्रोहिबिशन एलिमेंट्स इन इस्लामिक इकोनॉमी के ऊपर बात की थी, और आपको याद होगा हमने 3 मेजर प्रोहिबिशंस की बात की थी. प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, प्रोहिबिशन ऑफ गरार, प्रोहिबिशन ऑफ मीजरी एंड किमार. याद होगा आपको, हमने इन तीनों को पहले वन बाय वन डिफाइन किया था, फिर इनकी एग्जांपल्स देखी थी, कैसे कैसे इनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. फिर कुरान की मौजूदगी में इनकी बात की थी हम लोगों ने, सुन्नत की मौजूदगी में बात की थी. फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस की भी बात की थी. फिर हमने रैशनैल्स की बात की थी कि क्यों इनको मना फरमाया गया, सोसाइटी के लिए कैसे गलत साबित होते हैं जिसकी वजह से इनको मना फरमाया गया. तो वी डिस्कस इन डिटेल सम मिसकॉन्सेप्शंस एज वेल. तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको लास्ट टाइम भी हमने कुछ हद तक डिस्कस किया था डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर. आज अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ मूव करने लगे हैं. तो आज का जो बेसिक प्लान है लेक्चर का, उसमें हम बात शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से. तो ऐसा तारुफ दूंगा पूरे के पूरे टॉपिक का, ये है क्या. फिर विल टॉक अबाउट माल, उसुफ्राक्ट एंड ओनरशिप. इनको डिफाइन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, ये चीज़ें क्या हैं. फिर कुछ बेसिक रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करेंगे ताकि आगे हमें मसला ना हो. और इनके अंदर कुछ शामिल होंगी मिथाक, आहद और वादा और अकद. फिर हम बात करेंगे जनरल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कि बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स का. फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो हमें कंसिडर करने चाहिए वाइल राइटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर जो कि 3 हैं उसमें, वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. फिर हम बात करेंगे प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कैसे डिटर्मिन किया जाए. पोजेशन एंड सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इस पे बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे ब्रॉड रूल्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुआमलात, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर बात करेंगे फ्री म्यूचुअल कॉन्सेंट, प्रोहिबिशन ऑफ गरार, अवॉइडिंग रिबा, अवॉइडिंग किमार एंड मैसर, गेम्स ऑफ चॉइस, प्रोहिबिशन ऑफ 2 म्यूचुअली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंफर्मिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मकासद ऑफ शरिया, प्रॉफिट्स विद लायबिलिटी. देन हम बात करेंगे परमिसिबिलिटी एज अ जनरल रूल. तो बात शुरू करते हैं. जैसे मैंने आज बताया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. Islam considers the property of people as sacred and inviolable as their life and honor. इस्लाम लोगों की जायदाद और लोगों को बहुत
अजीम कंसिडर करता है, जैसे उनकी जिंदगियां और उनकी इज्जत को। टू इंश्योर दिस इट फॉरबिड्स द अनलॉफुल डिवरिंग ऑफ अदर्स। इसको इंश्योर करने के लिए मना फरमाता है तमाम अनलॉफुल एक्टिविटीज को जिनके साथ इनको कोई नुकसान पहुंच सके। प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ थेफ्ट, प्रॉपर्टी जिसकी चोरी ना हो सके, एम्बेजलमेंट आगे पीछे ना हो सके, अशरपेशन, ब्राइबरी, रिश्वत, चीटिंग एंड ऑल अदर अनलॉफुल मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। चीटिंग और तमाम ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज वेल्थ को एक्वायर करने की जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। दीज प्रेस्क्रिप्शंस आर इन एडिशन टू द मेन प्रोहिबिशंस लाइक रिबा। ये प्रोस्क्रिप्शंस जो हैं ये मेन प्रोहिबिशंस के अलावा हैं, जिसके अंदर रिबा, गरार और किमार शामिल थे। वी आर कंसिडर्ड मेजर कॉजेज फॉर अशरपेशन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी, जो कि कंसिडर की जाती हैं मेजर कॉजेज दूसरों की प्रॉपर्टी को हथिया लेने के लिए। इन एडिशन डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हैव डिफरेंट फीचर्स। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस के मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं दैट नीड टू कंफर्म टू द टेनेट्स ऑफ द शरिया, जिनको शरिया के कवानीन को कंफर्म करना चाहिए कि वो फॉलो हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डू नॉट कंफर्म टू दीज टेनेट्स और दैट इन्वॉल्व एनी ऑफ द अबव प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज इनवैलिड। वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन शरिया बेस्ड रूल्स को फॉलो नहीं करते और इन्वॉल्व होते हैं किसी ऐसे प्रोहिबिटेड एलिमेंट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। As Islamic banks and financial institutions are dealing in goods by entering into contracts like sale, leasing, partnership, suretyship, agency, assignment of debt, mortgages, etc., it is worthwhile discussing in detail the overall framework of the Islamic law of contracts to ascertain the permissibility, validity or non-validity of their operations. क्योंकि आपके जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और ये चीज़ें हैं क्या, थोड़ा सा इनको भी डिस्कस किए लेते हैं। सबसे पहले सेल को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि इस्लाम सेल के बारे में क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लीजिंग, एक उसकी ओनरशिप रखता है, दूसरा उसको इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में उसका लोन पे करता है। पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपनी एक पार्टनरशिप डीड लिखते हैं। श्योरिटीशिप, जैसे कुछ लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं दूसरों की श्योरिटी देने के लिए। एजेंसी, एज एन एजेंसी काम करते हैं। असाइनमेंट ऑफ डेट, कर्जा देते हैं। मोर्टगेजेस, लोगों का माल अपने पास मोर्टगेज करते हैं। यहां पर ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस ओवरऑल फ्रेमवर्क को डिस्कस करने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी इस्लाम के अंदर परमिसिबल है और कौन सी एक्टिविटीज इस्लाम के अंदर परमिसिबल नहीं है। और जो परमिसिबल होंगी, जैसे मैंने पहले बताया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और जो परमिसिबल नहीं होंगी, प्रोहिबिटेड होंगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस्लाम के अंदर ऑफ कोर्स इनवैलिड होंगे। इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो क्या क्या है, कंडीशंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिगार्ड टू वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लासिफिकेशन उनकी वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन और कॉम्पनसेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इनवैलिडिटी। जैसे थोड़े बात मैंने भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए, क्या क्या चीजें हैं जो इनको इनवैलिड करती हैं, क्या उसके कॉजेज होते हैं, उनकी रीजंस क्या होती हैं, और रेम्यूनरेशन और कॉम्पनसेशन को किस तरीके से बीच में मेंशन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले माल, वेल्थ, usufruct and ownership. Contracts deal with goods, wealth, mal, usufruct of goods and transfer of ownership of the goods from one to another party. It is pertinent therefore to briefly describe all of these concepts. पहले तो इन तमाम को जरा डिस्क्राइब किया जाए. Wealth is anything that is usable and has legal and material value for the people. दौलत या माल क्या है? कोई भी चीज जो कि यूजेबल हो और उसकी लीगल वर्थ भी हो, या मटेरियल जो कि वैल्यू रखता हो लोगों के लिए. It means that anything considered माल from a juristic point of view should be of value. कोई भी चीज
जो कोई भी मटेरियल वैल्यू रखती हो ज्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो माल है। पोजेसेबल, उसकी मलकियत में भी हो, एंड इट शुड हैव अ लेजिटिमेट यूज, और इसका कोई लीगल यूज भी हो। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स माल के बारे में बयान किए गए। पहला क्या है, उसकी कोई भी वैल्यू हो ज्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पोजेसेबल हो, उसको रखा जा सके, और तीसरा लेजिटिमेट यूज किया जा सके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट एंड इनटेंजिबल राइट्स, इसमें एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल राइट्स भी शामिल होते हैं, लाइक ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो जो 3 हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे उसमें चूंकि नहीं आते तो हमने सेपरेटली इसकी भी बात कर ली। इन एडिशन टू अदर गुड्स, फिड्यूशियरी मनी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माल। बाकी गुड्स के अलावा जो फिड्यूशियरी मनी है वो भी आपके माल में शामिल है। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और द स्टैंडर्ड बाय विच द वैल्यू ऑफ अदर गुड्स is measured, but in itself it is not a subject matter of sale. ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तो बात करती है स्टैंडर्ड के अंदर, जो कि आपके गुड्स को एक्सचेंज कराते हैं, लेकिन खुद सब्जेक्ट मैटर का हिस्सा नहीं होती, बट स्टिल दैट इज द पार्ट ऑफ मॉल, या उसकी डेफिनेशन में आती है। माल और प्रॉपर्टी इन इस्लामिक कमर्शियल लॉ इज डिवाइडेड इनटू मूवेबल एंड इमूवेबल, फंजेबल एंड नॉन फंजेबल, एंड फाइनली डिटर्मिनेट आइन एंड इनडिटर्मिनेट डेन कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मूवेबल एंड इमूवेबल, फंजेबल एंड नॉन फंजेबल, और डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। आइन इज अ स्पेसिफिक और डिटर्मिनेट टाइप ऑफ माल, while डेन इज अ नॉन स्पेसिफिक और इनडिटर्मिनेट प्रॉपर्टी। आइन किसको कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक या डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी हो, जिसको मेजर किया जा सके उसकी वैल्यू को, और डेन क्या है, जो कि नॉन स्पेसिफिक हो, जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी प्रॉपर्ली डिटरमिन नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन अ पर्सन इज टू गेट अ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर, कॉन्ट्रैक्ट में जब एक आदमी किसी दूसरे से कोई सर्टेन प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, दिस इज डिटर्मिनेट और आइन, इसको हम डिटर्मिनेट या आयन बोलते हैं। व्हेन अ नॉन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन, इट इज रिगार्डेड एज डेन। जब कोई नॉन स्पेसिफिक या इनडिटर्मिनेट चीज या प्रॉपर्टी ली जाती है, उसको हम लोग डेन बोलते हैं। हेंस गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, ग्रेन, ऑयल एंड द लाइक आर काइंड्स ऑफ इनडिटर्मिनेट और डेन प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल्स क्या हुई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, ग्रेन, ऑयल या इस तरह की जो चीजें हैं, इनको हम लोग इनडिटर्मिनेट बोलते हैं या डेन बोलते हैं। वाइल गिविंग काउंटर डिलीवरी इन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, वन कैन गिव एनी यूनिट ऑफ दीज आइटम्स। एक काउंटर डिलीवरी के तौर पर इसको एक्सचेंज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लीगली डेन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू अनदर पर्सन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड बाय पेइंग एनी यूनिट्स ऑफ द रेलेवेंट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू द ऑब्लिगेशन। लीगली डेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है एक बंदे की दूसरे बंदे के लिए, जो कि उसको फुलफिल करता है एक प्रॉपर यूनिट्स ऑफ रेलेवेंट प्रॉपर्टी को उसको डिलीवर करने के बाद। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, माल, वेल्थ, उशुफ्रक्ट एंड ओनरशिप की। तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इस्लामिक लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन माबी, द सब्जेक्ट ऑफ सेल, एंड थमान, प्राइस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स के हवाले से इस्लामिक लॉ इन दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विश करता है, सब्जेक्ट ऑफ सेल और प्राइस के दरमियान। करेंसी नोट्स एंड डेट सर्टिफिकेट्स आर नॉट अ वैलिड सब्जेक्ट ऑफ सेल। करेंसी नोट या डेट सर्टिफिकेट्स जो हैं ये वैलिड सब्जेक्ट ऑफ सेल नहीं है इन एक्सचेंज ऑफ होमोजीनियस करेंसीज। दे रिप्रेजेंट थमान, सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनको हम थमान तो बोल सकते हैं क्योंकि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होते हैं, बट कैन नॉट अडॉप्ट द रोल ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन एक कमोडिटी का रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एज देयर एग्जैक्ट यूटिलिटी कैन नॉट बी असेस्ड बिफोर दे आर एक्चुअली स्पेंट। क्योंकि इनकी एग्जैक्ट यूटिलिटी असेस नहीं की जा सकती जब तक उनको स्पेंड ना किया जाए। These are issued by the state or its authority and people accept them with full confidence as they accepted gold, silver in the past. ये इशू किए जाते हैं स्टेट या इसकी अथॉरिटीज की तरफ से और लोग इन्हें फुल कॉन्सिडरेशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर को एक्सेप्ट किया जाता था।
Nobody accepts the notes, taking them as exchangeable for gold or silver. कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इसकी एक्सचेंज को गोल्ड और सिल्वर के साथ. फर्दर द नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर वाइल गोल्ड इन द पास्ट वाज लिमिटेड करेंसी. नोट्स जो है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जबकि गोल्ड जो था वो लिमिटेड था. देयर आर लाइक फुलूस दैट हैड वैल्यू मोर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. वहां पर कुछ फुलूस भी होते हैं जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रखते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस किया था किसी एक क्लास के अंदर कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है. ये वो वैल्यू है जो किसी चीज की एक्चुअल वर्थ होती है, जो उसके अंदर अपने अंदर लाई कर रही होती है. अ कमोडिटी ऑन द अदर हैंड इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सेल. तो फिर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सेल क्या हुई? अ कमोडिटी फ्रॉम विच द बेनिफिट इज अल्टीमेटली टू बी डिराइव्ड, जिससे हमने बेनिफिट को डिराइव करना है इन ल्यू ऑफ अ प्राइस एज सेटल्ड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो कि प्राइस के बदले में मिलेगी जो भी सेटल होती है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान. तो इसका मतलब है कमोडिटी क्या हुई? दैट इज एक्चुअली वो चीज है जिस एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए सेल हो रही है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? दैट इज इट्स प्राइस. Accordingly, ownership can be any of the following categories of assets and can be acquired through contracts. इसी तरीके से ओनरशिप जो है वो फॉलोइंग कैटेगरीज की हो सकती है और उसे एक्वायर भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. सक्सेशन और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग ओन्ड एसेट्स ऑफ समवन. नंबर 1, ओनरशिप ऑफ एसेट मिल्कुल एन. ओनरशिप ऑफ डेट मिल्कुल डेन. ओनरशिप ऑफ उशुफ्रक्ट मिल्कुल मनफात. If a person gets ownership of an, the asset itself, he gets ownership of its manfaat also, but not the other way round. अगर कोई बंदा एन को ओन करता है तो वो इस रेलिवेंट मनफात भी ओन करेगा, लेकिन नहीं अदर वे राउंड भी ये बात नहीं होगी. मीनिंग दैट गेटिंग उशुफ्रक्ट ऑफ समथिंग डज नॉट मीन ओनरशिप ऑफ द एसेट इटसेल्फ. अगर आप उशुफ्रक्ट ले रहे हैं या उसका मनफात ले रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस चीज को ओन भी करते हैं. एज इन द केस ऑफ इजारा, व्हेन उशुफ्रक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एंड द ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर. जैसे इजारा के अंदर लेसी से जो है उशुफ्रक्ट इज ट्रांसफर टू द लेसी एंड द ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर. सिर्फ चीज ट्रांसफर होती है लेकिन ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है. If an Ijara contract involves transfer of ownership as an automatic impact of lease, the contract is void. अगर इजारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपका void हो जाता है. मिल्कुल एन इज डेफिनेट एंड नॉट रिलेटेड टू टाइम. मिल्कुल एन जो है दैट इज डेफिनेट और वो टाइम से रिलेटेड नहीं होता. मीनिंग दैट व्हेन समवन गेट्स ओनरशिप ऑफ एन एसेट थ्रू परचेज, द एसेट इज सब्जेक्ट टू हिज डिस्क्रिशन. अगर कोई बंदा कोई चीज परचेज करके लेता है तो उसकी डिस्क्रिशन उस पर ट्रांसफर हो जाती है. हिज ओनरशिप कैन नॉट बी एंडेड और डन अवे विद. उसकी ओनरशिप खत्म नहीं हो सकती, बट कैन बी ट्रांसफर्ड विद हिज फ्री विल एंड अकॉर्डिंग टू एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिस्पेक्टिव ज्यूरिस्टिक रूल्स. लेकिन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है उसकी अपनी विल के साथ या जो भी ज्यूरिस्टिक रूल्स उसके अंदर लाई करें. फॉर एग्जाम्पल, a buyer of a commodity on credit becomes the owner of that commodity and the seller after execution of the sale. एक buyer of a commodity, एक credit buyer of a commodity on credit उसका ओनर बन जाता है कमोडिटी का और सेलर उसको बेचने के बाद उसका सेलर बन जाता है. हैज नो jurisdiction to take it back from the purchaser. वो सेलर जो है परचेजर से वापस नहीं ले सकता. ही कैन ओनली आस्क फॉर पेमेंट ऑफ द डेट. वो सिर्फ पैसे को वापस मांग सकता है और द क्रेडिट प्राइस जो डिसाइड हुई होगी. एज सच द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एसेट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इट्स उशुफ्रक्ट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर इस्लामिक बैंक्स. अब इन चीजों के दरमियान में डिस्टिंग्विशमेंट जो है वो इस्लामिक बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज इट डिटरमिन्स द लायबिलिटी, चूंकि इन्होंने लायबिलिटी को डिटरमिन करना होता है, राइट को डिटरमिन करना होता है, रिस्क को डिटरमिन करना होता है और फिर रिवॉर्ड को डिटरमिन करना होता है फॉर देम इन देयर एसेट बेस्ड ऑपरेशंस, अपने एसेट बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर. तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लामिक बैंक्स कि वो उशुफ्रक्ट और ओनरशिप के दरमियान में प्रॉपर एक डिस्टिंग्विशमेंट क्रिएट करें ताकि उसकी बेसिस के ऊपर दे वुड बी एबल टू डिसाइड कि ओनरशिप किसके पास है और अब लायबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है और फिर उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के साथ
क्या ताल्लुक है आपस में। मिल्कुल मनफात इज रिलेटेड टू टाइम, meaning that usufruct of any asset against rental can be taken or given for a specified time. बिल्कुल मनफात जैसे पहले कहा ये वक्त के साथ इसका ताल्लुक होता है, जिसका मतलब है कि usufruct of any asset against rental, usufruct किसी भी एसेट के अगेंस्ट जो कि रेंटल की फॉर्म में है, कैन बी टेकन और गिवन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, उसको लिया भी जा सकता है और उसको स्पेसिफाइड टाइम के लिए दिया भी जा सकता है। 10 अ वैलिड इजारा या लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज नीड्स स्टिपुलेशन अबाउट द लीज पीरियड, उसमें लीज पीरियड लाजमी मेंशन होता है। एन इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स इज दैट ऑफ फंजेबल, एक और अहम कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स जिसकी जरूरत है उसको हम लोग फंजेबल बोलते हैं, जवातुल, अमथल और मिथली, जिसको अरबी में 3 नामों से लिया जा सकता है। एंड नॉन फंजेबल जवातुल, क़ियाम और कीमी गुड्स। एन आर्टिकल इज सेड टू बी मिथली इफ ऑल ऑफ इट्स यूनिट्स आर सिमिलर, कोई भी आर्टिकल मिथली कहलाता है अगर उसके तमाम कंपोनेंट्स या तमाम यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, लाइक व्हीट और राइस ऑफ पर्टिकुलर वैराइटीज और व्हीकल्स ऑफ अ गिवन ट्रेडमार्क, जैसे गंदम, चावल एक पर्टिकुलर वैरायटी के या व्हीकल्स एक ही ट्रेडमार्क के। पीपल चूज एनी ऑफ देयर यूनिट्स व्हाइल द परचेजिंग प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स इन द मार्केट इज द सेम, लोग उनमें से अपने यूनिट सेलेक्ट करते हैं जब परचेसिंग प्राइस पूरी मार्केट के अंदर एक जैसी है। A commodity belongs to a dissimilar category if its like is not available in the market and each of its unit has a different value due to differences in quality or otherwise, like paintings, gems and buildings. अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जो कि डिसिमिलर कैटेगरी की है और मार्केट में उस जैसी कोई और चीज अवेलेबल नहीं है या उसके यूनिट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, जेम्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो दिस कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज फॉर एग्जांपल सलाम कैन बी कंडक्टेड फॉर मिथली गुड्स व्हाइल इस्तिस्ना इज यूज्ड फॉर किमी गुड्स। वेरी गुड, आगे हम जाके देखेंगे कि इस्तिस्ना और सलाम हैं क्या, तो इनके दरमियान भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिवीजन करना या दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विशमेंट क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक टाइप ऑफ गुड जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं मिथली, उसके लिए सलाम कॉन्ट्रैक्ट वायबल होता है, और जब इस्तिस्ना की बात होती है इस्तिस्ना जो है उसके लिए जो है वो किमी गुड्स वुड बी रेलेवेंट गुड्स। तो ये तो अभी बात हो रही थी माल, वेल्थ, उशुफ्रैक्ट एंड ओनरशिप के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में इन तीनों को डिस्कस भी किया और फिर ये भी देखा कि उसके लिए किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वायबल होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा हम वेरियस जो टर्म्स हैं उनको हम लोग डिफाइन किए लेते हैं। मिथाक, Mithaq means a covenant and refers to an earnest and firm determination on the part of the concerned parties to fulfill the contractual obligations. Mithaq एक ऐसे covenant या ऐसी clause या ऐसे rule को कहते हैं जो रेफर करता है एक firm, earnest और firm determination को on the part of the concerned parties, जो concerned parties हैं उनके ऊपर जिसका इतलाक होता है, to fulfill the contractual obligations, जिसके थ्रू वो जो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो फुलफिल करते हैं। इट हैज मोर सैंक्टिटी देन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मिथाक जो है इसकी ज्यादा सैंक्टिटी होती है किसी भी ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। द वर्ड मिथाक हैज बीन यूज्ड इन द होली कुरान इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। ये लफ्ज कलाम पाक के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल्स ऑफ मिथाक आर द ट्रीटीज इन द अर्ली इस्लामिक एरा between Muslims and other nations and the contracts of marriage. मिथाक की जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसके अंदर एक तो ट्रीटीज जो बिल्कुल शुरू में, इस्लाम के शुरू में मुसलमानों और दूसरी नेशंस के दरमियान में लिखी गई, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिथाक। द होली कुरान रेफर्स टू द कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स। कलाम पाक के अंदर ये कोवेनेंट खुदा और बंदों के दरमियान भी इसको कहा गया। ट्रीटी बिटवीन नेशंस और ग्रुप्स, वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों और ग्रुप्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी के अंदर लिया गया। एज सच दिस टर्म हैज मोर रेलेवेंस विद रिलीजियस एंड सोशल कोवेनेंट्स देन विद इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि इस टर्म का ज्यादातर ताल्लुक रिलीजियस कोवेनेंट के साथ है, ना कि सोशल कोवेनेंट्स या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ऑफ कोर्स अप्लाई तो हो सकते हैं लेकिन हम इनको ज्यादातर इन्हीं के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मिथाक हुआ क्या?
मिथाक एक ऐसे कॉवेनेंट का नाम है जिसको फुलफिल करना काउंटर पार्टीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि ये उनको हर हाल में फुलफिल करना है वंस दैट हैज बीन डिसाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. अहद और वादा, द सेकेंड thing, ahad refers to a unilateral promise or an undertaking, although sometimes it also covers a bilateral obligation. ahad एक unilateral promise है या कोई undertaking है जो कि बाज़-औक़ात bilateral भी होता है. The Holy Quran has used this word in both senses. कलाम पाक में इस लफ्ज़ को दोनों सेंसेस के लिए इस्तेमाल किया गया. कुरान कहता है and fulfill every ahad, for every ahad will be inquired into. कोई भी अहद किया जाए उसको फुलफिल किया जाना चाहिए और अहद will be inquired into the day of judgment, और अहद के बारे में पूछा जाएगा day of judgment पे. और but righteous are those who fulfill the contracts. लेकिन वो लोग सही रास्ते पर हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करते हैं which they have made, जो भी उन्होंने लिखे अपने दरमियान. And is also a term वादा in the fiqh literature, और fiqh literature के अंदर वादा के बारे में भी बात की गई. अक्द, contract. अक्द which lexically means conjunction or to tie. अक्द का लफ्जी मतलब conjunction या बांध देना is synonymous with the word contract of modern law. ये बिल्कुल एक सिनोनिम है जैसे मॉडर्न वर्ड या मॉडर्न लॉ के अंदर जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. मुर्शिद अल हैरान हैज डिफाइंड इट एज द कंजंक्शन ऑफ एन ऑफर एमिनेटिंग फ्रॉम वन ऑफ द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. मुर्शिद अल हैरान ने इसको डिफाइन किया, ये कंजंक्शन है या एक टाई है एक ऑफर की जो कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान में की जाती है विद द एक्सेप्टेंस बाय द अदर इन अ मैनर दैट इट अफेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है इस वे के अंदर कि सब्जेक्ट मैटर हैज बीन फुली इफेक्टेड. अकॉर्डिंग टू मजाला अल अहकाम अल अदलिया, an aqd takes place when two parties undertake obligations in respect of any matter. अकद हो जाता है जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कोई ऑब्लिगेशन के लिए रजामंदी कर लेती हैं उस मैटर को फुलफिल करने में. इट इज इफेक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ये इफेक्ट होता है ऑफर जिसे हम इजाब बोलते हैं और एक्सेप्टेंस जिसे हम लोग कबूल बोलते हैं. अल इनाया हैज डिफाइंड अकद एज अ लीगल रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द कंजंक्शन ऑफ टू डिक्लेरेशंस. एक लीगल रिलेशनशिप होता है जो कि दो डिक्लेरेशंस के साथ क्रिएट हो जाता है फ्रॉम विच फ्लो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर, जिसके नतीजे में लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फ्लो करते हैं जो भी सब्जेक्ट मैटर उसके लिए लिखा गया. अमंग मॉडर्न ज्यूरिस्ट्स अब्दुल रज़ाक अल सनहूरी डिफाइंस अकद एज द कंकरेंस ऑफ टू विल्स टू क्रिएट एन ऑब्लिगेशन और टू शिफ्ट इट और टू रिलिंक्विश इट. इन्होंने कहा कि अकद जो है ये कंकरेंस होती है दो विल्स की, उसको ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने के लिए या ऑब्लिगेशन को शिफ्ट करने के लिए या उसको रिलिंक्विश करने के लिए. An analysis of the above definitions would reveal that a contract involves, अगर हम इन डेफिनेशंस को डिटेल में एनालाइज करें तो यहां से हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज, जिसमें दो पार्टीज शामिल होती हैं. द इशुएंस ऑफ एन आउटवर्ड एक्ट डिपिक्टिंग इंटरनल विलिंगनेस, इंटरनल विलिंगनेस जो शो हो रही होती है, डिपिक्ट हो रही होती है एक आउटवर्ड एक्ट के थ्रू. एन ऑफर एजाब एंड एक्सेप्टेंस कबूल, जिसमें एजाब और कबूल भी शामिल होता है. ऑफ कोर्स दो पार्टीज की सब्जेक्ट मैटर के लिए कोई आपस में रजामंदी जाहिर करती है, एक ऑफर करता है दूसरा कबूल करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. फर्दर देयर मस्ट बी अ लीगल यूनियन बिटवीन द टू डिक्लेरेशंस, दोनों डिक्लेरेशंस के दरमियान में एक लीगल यूनियन भी होनी चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर और द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, और जो सब्जेक्ट मैटर है और जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो ऑब्लिगेशंस जनरेट होंगी उसके बारे में. अक्द therefore implies obligation arising out of a mutual agreement. अक्द इसका मतलब है कि इसमें वो ऑब्लिगेशन इंप्लाय होती है जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से जनरेट हुई. द टर्म अक्द हैज एन अंडरलाइंग आइडिया ऑफ कंजंक्शन. टर्म अक्द के साथ हमें एक अंडरलाइंग आइडिया जो आता है वो ये होता है कि बांध देना, एज इट ज्वाइंस द इंटेंशन एज वेल एज द डिक्लेरेशन ऑफ टू पार्ट, चूंकि मिला देती है दो पार्टीज की डिक्लेरेशन को. द होली कुरान हैज यूज्ड द वर्ड इन दिस सेंस, ओ बिलीवर्स,
कुरान फरमाता है फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट्स, फुलफिल करो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को. अक्द इज यूज्ड इन टू सेंसेस. In the general sense, it is applied to every act which is undertaken in the earnestness and with firm determination, regardless of whether it emerges from a unilateral intention, such as waqf, remission of debt, divorce, undertaking an oath, or from a mutual agreement such as sale, lease, agency or mortgage. Aqd दो सेंसेस में इस्तेमाल होता है. जनरल सेंस में ये अप्लाई होता है एक ऐसी अंडरटेकिंग को जिसको फुल डिटर्मिनेशन के साथ अप्लाई किया जाए, रिगार्डलेस इस बात के कि ये यूनिलेटरल इंटेंशन के साथ हो रहा है, जिसमें वक्फ, रिमियन ऑफ डेट की बात हो जाती है, डाइवोर्स की बात हो जाती है, अंडरटेकिंग या ओथ की बात हो जाती है, फ्रॉम म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है, सच एज सेल, लीज, एजेंसी या मतलब जो भी है. इन दिस सेंस अक्द इज एप्लीकेबल टू एन ऑब्लिगेशन irrespective of the fact that the source of this obligation is a unilateral declaration or agreement of the two declarations. इसकी obligations apply हो जाती हैं चाहे वो unilateral है चाहे वो bilateral है. In the specific sense, it is a combination of an offer and acceptance. Specific sense में ये combination है किसका? ऑफर का और एक्सेप्टेंस का, which gives rise to certain legal consequences, जिसके साथ कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ता है. Of the above three terms, Islamic law relating to business generally deals with ahad, aqd and wada. Islamic financial institutions presently enter into promises in respect of a number of transactions, some of which are. Islamic institutions जो हैं वो number of transactions में involve होते हैं, जिनमें से कुछ ये भी हैं. Murabaha, to purchase orderer, wherein the client places an order with the bank to purchase for him a well-defined asset and promises to buy the same at cost plus the bank's profit margin. मुराबहा जिसमें क्लाइंट बैंक को ऑर्डर करता है कि उसके लिए कोई चीज खरीदे या प्रॉमिस करता है उसको खरीदने के लिए, जिसमें कॉस्ट और बैंक का प्रॉफिट मार्जिन शामिल होगा. सेकेंड ट्रांजेक्शन होती है इजारा, मुंतहैया बी तमलीक, in which the bank or the client promises with the other party to sell or purchase the asset at the end of the lease period or transfer the ownership to the client through the contract of hiba. Similarly, the concept of wada is used while issuing sukuk on the basis of ijara. Sukuk भी इजारा ही की बेसिस के ऊपर इशू किया जाता है. Third transaction is sale and lease back is allowed subject to the fulfillment of certain conditions, and in this transaction promise is a crucial ingredient. Next transaction is diminishing musharaka, in which case the client promises to redeem the bank's investment by periodically purchasing the bank's share in the joint asset, or the bank promises to sell its part of ownership in the asset. डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है? जिसके अंदर क्लाइंट प्रॉमिस करता है बैंक के इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने के लिए पीरियोडिकली बैंक के शेयर्स खरीद कर, या किसी जॉइंट एसेट में, या बैंक प्रॉमिस करता है इसकी ओनरशिप ऑफ एसेट को आहिस्ता आहिस्ता सेल आउट करने की. अगली ट्रांजैक्शन है डिस्पोजल ऑफ गुड्स परचेज थ्रू सलाम. सलाम के थ्रू जो गुड्स खरीदी गई उनको डिस्पोज ऑफ करना. इन विच केस एन इस्लामिक बैंक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सलाम कॉन्ट्रैक्ट for forward purchase of a well-defined product gets a promise from any trader that the later will buy it on stipulated terms and conditions, जिसके अंदर पहले से डिसाइड होता है कि वो इसको कितने पे खरीदेगा. Islamic banks also take promises from their clients to sell the bank's salam asset when received as their agents at any given price. जब उनको मिलेगा तो वो उसको खरीदेंगे किसी भी given price के ऊपर. Similarly, for disposal of assets manufactured, constructed under istisnas, banks take promise to buy from other parties. इसी तरह इस्तिस्ना के थ्रू जो होता है बैंक प्रॉमिस लेता है उसको खरीदने का. अक्द या कॉन्ट्रैक्ट is the most crucial tool for Islamic banks for both deposits and asset sides. अक्द जो है that is a very crucial tool for Islamic banks for deposits and asset side. They enter into amana, कर्द लोन, शिरका और वकाला कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेवर्स और डिपॉजिटर्स एंड बाय इजारा, उजरा, शिरका, वकाला, कफाला, ज्वाला एंड हवाला कॉन्ट्रैक्ट्स with those who avail themselves of the financing facility for them. It is therefore pertinent to discuss in detail the concept of wada and aqd contract.
जनरल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी तक हमने बात की कुछ ऐसी टर्म्स की जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वी हैव डिफाइंड देम कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करते हैं। जनरल फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या कहता है? इस्लामिक लॉ इज रिलेटेड टू द मेथोडोलॉजी ऑफ द शरिया in dealing with ibadat, devotional acts and muamalat, transactions. Ibadat are held to be universal truths that are unaffected by time and space. The muamalat are matters pertaining to individuals interacting among themselves. दो चीज़ों के अंदर तकसीम किया जाता है इस्लामिक लॉ की मेथोडोलॉजी को, जिसमें शरिया शामिल है। एक डिवोशनल एक्ट्स हैं और दूसरे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि टाइम और स्पेस से इफेक्ट नहीं होते। मामलात वो मैटर्स या पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स जो उनके दरमियान में हो रहे होते हैं। दे मे चेंज विद चेंजेस इन टाइम एंड स्पेस, वो चेंज हो सकते हैं। इमाम इब्ने तैमिया एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन इबादात एंड मामलात एंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। The acts and deeds of individuals are of two types. Individuals की acts और deeds दो तरह की होती हैं। इबादात whereby their religiousness is improved, जिसके थ्रू उनकी मजहबियत इंक्रीज होती है। एंड आदात और मामलात ट्रांजेक्शंस विच दे नीड इन देयर वर्ल्डली मैटर्स, जो दुनियावी मामलात के अंदर उनको जरूरी होते हैं। एन इंडक्टिव सर्वे ऑफ द सोर्सेज ऑफ द शरिया establishes that devotional acts are sanctioned by express injunctions of the Sharia. एक इंडक्टिव सर्वे ऑफ सोर्सेज ऑफ शरिया एस्टैब्लिश करता है डिवोशनल एक्ट्स को जो कि सैंक्शन होते हैं अपनी इंजंक्शंस को एक्सप्रेस करने से। Thus what is not commanded cannot be made obligatory. जिसको कमांड ना किया जा सके उसको ऑब्लिगेटरी नहीं बनाया जा सकता। As regards transactions, the principle governing them would be permissibility and absence of prohibition. So nothing can be prohibited unless it is prescribed by Allah. किसी चीज को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता जब तक खुदा ने मना नहीं फरमाया and his prophet in the overall framework, या उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर उसको मना ना फरमाया गया हो। This provides a reasonable degree of liberty to the jurist in finding solutions to emerging problems and issues in entering into contracts and transactions and business dealings with one another. ये एक reasonable degree of liberty provide करता है jurist को, जो कि solutions find कर सकते हैं इन contracts के हवाले से कि कैसे dealing होनी चाहिए। मामलात in turn pertains to two types of activities. मामलात दो तरह की activities में involve होते हैं। That is social and economic and or financial, एक social और दूसरा economic या financial. This chapter or this topic would deal with the second category of activities जहां पे हम लोग economic और financial की बात करेंगे, relating one way or another to transactions and human activities in respect of production, exchange and distribution of economic resources. Income is generated either through production of goods or providing services by way of sale of goods. Income क्या है? जो कि जनरेट होती है चीजों को प्रोड्यूस करने से या उसकी सर्विसेज देने से, बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देयर उशुफ्राक्ट और एक्सपर्टीज। बिजनेसेस आर कंडक्टेड इन वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एजेंसी, वकाला और लेबर उजरा और फॉर्म्स लाइक सेल एंड लीज। बिजनेसेस कंडक्ट होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप शामिल है, पार्टनरशिप शामिल है जिसे शिरका बोलते हैं, एजेंसी जिसे वकाला बोलते हैं या लेबर जिसे उजरा बोलते हैं, और फॉर्म्स लाइक सेल एंड लीज। ऑल सच एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन रूल्स। ये तमाम एक्टिविटीज कुछ रूल्स को फॉलो करने के नतीजे में क्रिएट होती हैं, मेकिंग द ट्रांजेक्शंस वैलिड एंड लीगली एनफोर्सेबल। दीज रूल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इन तमाम रूल्स को मिला दिया जाए तो आपका इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है। A basic rule of Islamic law is that the factor to be considered in muamalat or social and economic contracts is the apparent wording, any format or writing of the contract. Basic rule जो Islamic law का जो कि कुछ factors पे base करता है जिनको consider किया जाना चाहिए मामलात का के लिए, जिसमें social या economic contracts हैं, उसमें wording या format या writing of contract शामिल है। Only that will have legal consequences. Any party who has entered into a contract cannot say that it was not his intent.
जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसकी नीयत में ये शामिल नहीं था। द लॉ विल एनफोर्स व्हाट ही हैज एग्रीड विद द अदर पार्टी, लॉज को एनफोर्स करेगा जो भी उसने एग्री किया दूसरी पार्टी के साथ। इन डिवोशनल एक्ट्स, इबादत, on the other hand, it is the intent, meaning or niya of the person doing any devotional act that matters or not mere words. जबकि हम जो इबादत की बात करते हैं वहां पे नियत शामिल है, वो वर्ड्स के लिए का उसके अंदर होना जरूरी नहीं है। The validity of the contract requires that its motivating and underlying cause should be according to the requirements of the Sharia. जबकि जो हमारे मामलात हैं उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वैलिडिटी के लिए कि वो शरिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखे जाएं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रोमोट इमोरलिटी और आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर हार्मफुल टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी और विच आर फॉरबिडन बाय लॉ आर डीम्ड टू बी वाइड। जो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि नजर आए हार्मफुल टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाएं, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, उनको हम लोग वाइड कंसिडर करते हैं। अ सेल और हायरिंग ऑफ अ वेपन टू अ क्रिमिनल हु विल यूज इट टू किल इनोसेंट पीपल इज इनवैलिड। सेल या हायरिंग ऑफ अ वेपन या किसी हथियार किसी क्रिमिनल का जो दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो इनवैलिड होगा। When the seller or the lessor is aware of his intention, जब लेसर या सेलर उसकी इंटेंशन से वाकिफ भी हो। तो ये तो कुछ सीधा सीधा बातें थी। उसके फ्रेमवर्क के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स: द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज हु मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। दो पार्टीज की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है जो कि दो पार्टीज को केपेबल करे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। दैट इज दे मस्ट बी मैच्योर एंड सेन, उनको मैच्योर होना चाहिए और अपने होशो हवास में होना चाहिए। एंड ऑफर इजाब, एक प्रॉपर ऑफर होनी चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर कबूल होना चाहिए। आ लीगल, शरई बेसिस ऑफ यूनियन, दोनों के दरमियान में बेसिस ऑफ यूनियन जो है शरई होना चाहिए बिटवीन द टू डिक्लेरेशंस एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। एंड फ्री फ्रॉम ऑल प्रोहिबिटेड फैक्टर्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसके अंदर कोई प्रोहिबिटेड फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मुस्लिम jurists in general hold that intrinsically the essential elements of a contract are threefold. मुस्लिम jurists कहते हैं कि जो intrinsically कॉन्ट्रैक्ट के essential elements जो हैं वो तीन तरह के हैं, and if these elements are not found properly the contract is invalid. अगर ये तीन elements are not present तो कॉन्ट्रैक्ट invalid हो जाएगा। नंबर 1, the form, that is offer and acceptance, सिगा। सबसे पहली बात फॉर्म जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नंबर 2, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अकायदेन। द सब्जेक्ट मैटर, मकूद आले। अकॉर्डिंग टू सनहूरी who has included some other factors, there are 7 components in a contract. Number 1, the concurrence of offer and acceptance. 7 एलिमेंट्स होने चाहिए उसके तहत। द यूनिटी ऑफ द मजलिस, सेशन मीटिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके दरमियान में यूनिटी हो। प्लूरैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, सेनिटी और द पावर ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, होशो हवास में होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ससेप्टेबल टू डिलीवरी। द ऑब्जेक्ट महाल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाना चाहिए। द बेनिफिशियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट ट्रेड इन इट्स परमिटेड एज पर शरिया रूल्स। बेनिफिशियल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज अलाउड इन शरिया। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं क्या। सबसे पहला था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द फॉर्म, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द प्रोसीजर और द मीन्स बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। Juristic rules require that the offer should be in clear language and unconditional. Jurists कहते हैं कि ऑफर बिल्कुल एक क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। There should be conformity of the offer and acceptance on the subject matter. ऑफर के बारे में भी conformity होनी चाहिए और acceptance के बारे में भी of subject matter. And the consideration and issuance of the offer and its acceptance should be in the same session. और ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है एक ही सेशन के अंदर नजर आनी चाहिए। वी ब्रीफली डिस्कस दीज रूल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। ये रूल्स हैं क्या
An offer ijab is the necessary condition of a valid contract. It has been defined as a declaration or a firm proposal made first with a view to creating an obligation, while the subsequent declaration is termed acceptance. Ijab signifies the willingness of a party to do something positive. ijab signify करता है उसकी acceptance को एक पार्टी की जो उससे positively करना चाहती है. Islamic law is silent on whether the willingness of a party to abstain from a thing also constitutes ijab or not. Islamic law यहाँ पे खामोश है कि क्या willingness of a party to abstain दूसरे को रोकती जो हो किसी acceptance से वो ijab है या नहीं है. The Council of Islamic Ideology in Pakistan is of the view that only the commission of an act forms ijab. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहती है कि सिर्फ कमीशन ऑफ एक्ट जो है दैट इज इजाब, वो एक्सेप्टेंस है. एब्सटिनेंस फ्रॉम एन एक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इजाब. रोका जाना किसी एक्ट से दैट इज नॉट इजाब. पाकिस्तान फेडरल शरीयत कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी टू डू एनीथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट. कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो कुछ किए जाने के बारे में हो या उससे रोका जाए वो फेडरल शरीयत कोर्ट के तहत दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. This definition conforms to the meaning of hijab as given in the Contract Act of 1873 in English law, which says, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. Offer and acceptance can be conveyed in a number of ways. मुख्तलिफ तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जा सकती है, नेमली बाय वर्ड्स लफाजी में, बाय जेस्चर और इंडिकेशन और बाय द कॉन्ट्रैक्ट. एक सिर्फ जेस्चर देने से, सारे ला देने से या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग ज्यूरिस्ट विद रिगार्ड टू द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू वर्ड्स. They have not fixed particular words for the formation of a particular contract. कोई fixed words नहीं है, बस लफ्ज होने चाहिए जिससे नजर आए कि आपका form and acceptance हो गई. Whatever conveys the meaning with clarity is considered sufficient for the formation of a contract. It is all the same whether the words are explicit or implicit. चाहे वो explicitly कहे या implicitly कहे, of course, words same है. An offer is considered cancelled in the following cases. ऑफर कैंसिल हो जाती है अगर इनमें से कोई एक भी चीज रूनुमा हो. नंबर 1, विड्रॉल ऑफ द ऑफर बाय द मेकर. जिसने ऑफर दी वो उसको विड्रॉ कर ले. डेथ ऑफ अ पार्टी और लॉस ऑफ इट्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. टर्मिनेशन ऑफ द मजलिस दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल सेशन विदाउट कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जिस मजलिस में, जिस मीटिंग में ये बात हो रही है वो कंक्लूड हुए बगैर खत्म हो जाए, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर जो है वो तबाह हो जाए. लैप्स ऑफ द टाइम फिक्स्ड फॉर एक्सेप्टेंस. आपने अगर 15 दिन दिए थे एक्सेप्ट करने के लिए और टाइम खत्म हो गया, नाउ द ऑफर इज नॉट वैलिड. It is a requirement of Islamic law that acceptance should conform to the offer in all its details and that it should be accepted in the same meeting if the offer is made to be effective from that session. The requirement of unity of session for offer and acceptance has been interpreted in different ways. इसको मुख्तलिफ तरीके से कहा जाता है कि सेशन में कैसे उसकी consensus होना चाहिए. This requirement is based on a saying of the Holy Prophet, peace be upon him. The contracting parties have the right of option to finalize or not until they separate. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास राइट मौजूद है इसको फाइनलाइज करने का या ना करने का जब तक वो एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते. डिस्पाइट सम माइनर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, jurists are of the view that a contract must be completed by offer and acceptance in the same meeting until one party requires for itself the right to think over, to ratify or to revoke the contract later. वैसे तो ज्यूरिस्ट के दरमियान में भी यही बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड नहीं भी होता और अगर कोई दूसरी पार्टी टाइम मांग लेती है सोचने के लिए तो भी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड होगी. द ऑप्शन ऑफ स्टिपुलेशन खैर अल शर्त इज अ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इस्लामिक लॉ टू ओवरकम द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ द सेशन. This option makes a contract non-binding for the party which has acquired that right for a specified period. तो ये तो सारी बातें थी फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब सब्जेक्ट मैटर और उसके एलिमेंट्स क्या हैं. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके सब्जेक्ट मैटर में वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो होना चाहिए.
कमोडिटी और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, कमोडिटी या एक्ट की परफॉर्मेंस मेंशन होनी चाहिए. द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ इज द consideration for the contractual obligation of the other party. Detailed conditions in respect of subject matter in various types of contracts are different. Detailed conditions जो हैं subject matter की types के बारे में, वो different types of contracts के लिए these are different. But on the whole, the subject matter should be existing, existable. Subject matter जो है उसको existing होना चाहिए या existable होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, केपेबल ऑफ ओनरशिप और टाइटल, केपेबल ऑफ डिलीवरी और पोजीशन, स्पेसिफाइड एंड क्वांटिफाइड, एंड द सेलर मस्ट हैव इट्स टाइटल एंड रिस्क. और जो सेलर जो ये इसको लिख रहा है एज अ सेलर, उसके पास इसका टाइटल और रिस्क होने चाहिए. इफ अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग इज सोल्ड, अगर कोई ऐसी चीज बेची जाती है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इवन विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, चाहे वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही बेची गई, द सेल इज वॉइड अकॉर्डिंग टू द शरिया, सेल वैलिड नहीं होगी. अकॉर्डिंगली शॉर्ट सेलिंग हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल स्कॉलर्स. इसीलिए शॉर्ट सेलिंग को भी प्रोहिबिट किया गया. शॉर्ट सेलिंग है क्या? शॉर्ट सेलिंग में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. शॉर्ट सेलर चीज को ओन नहीं करता, वो किसी से इस चीज को उधार लेता है और किसी एक पार्टी को बेच देता है उस चीज को जिसको उसने खरीदा नहीं है. Similarly, the subject of a content should not be a thing which is not normally used except for a non-permissible purpose. The subject matter of an exchange contract must have value of some kind. Subject matter जो कि एक exchange contract है, उसके अंदर कुछ value होनी चाहिए. The usufruct of an asset is considered property and thus can be the subject matter of an exchange transaction. A commodity which has not yet come into existence or is not deliverable and the seller does not know as to when it could be delivered, like an animal which is missing or a stolen car, cannot be sold in order to avoid gharar. On the same basis, a contract for sale of a debt or a receivable is not valid because the seller of the debt creditor does not know whether and when the debtor will pay the debt. इसी तरीके से डेट के बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट वुड नॉट बी वैलिड, क्योंकि दूसरी पार्टी को क्या पता कि वो कब उसको पे बैक करेगा. बट इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द रूल्स ऑफ हवाला, लेकिन अगर ये सब्जेक्टेड है रूल्स ऑफ हवाला के साथ, विद सोर्सेज विद रिकोर्स टू द ओरिजिनल डेटर, इट इज वैलिड. इन सलाम, द सेल ऑफ गुड्स विद प्री पेमेंट एंड डेफर्ड डिलीवरी, द सेल ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट कमोडिटी इज अलाउड because all details about the commodity and delivery are pre-agreed and gharar is removed. लेकिन सलाम के अंदर this is allowed क्योंकि तमाम चीजें उसकी ऑलरेडी पता हैं, प्री पेमेंट हो चुकी. अब there are multiple conditions regarding the subject matter. The basic attributes of the merchandise should consist of pure materials which should be objects of intrinsic legal value having some use. The commodity, service or performance must not include things prohibited by the Sharia like wine, pork and intoxicants. कोई भी commodity, service या performance में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिनको शरिया अलाउ नहीं करती. For example, wine, pork या फिर intoxicants. It must be ritually and legally clean and permissible. Ritual होना चाहिए, legally clean होना चाहिए और इसकी इजाजत होनी चाहिए. It is further required that the purpose of the contract and the underlying cause should also not be contrary to the objectives of the Sharia. Further ये भी क्लैरिफाई किया जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर लिखा जा रहा है जिस चीज के बारे में, वो शरिया के मकासद के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. Therefore, a contract to operate a brothel or a gambling house is not valid. इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रॉथल या गैम्बलिंग हाउस को ऑपरेट करने के लिए होगा, दैट वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन द फॉर्मर केस द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द फैमिली यूनिट. क्योंकि ये जो गैम्बलिंग हाउस या इस तरह की चीजें हैं, ये फैमिली यूनिट के लिए नहीं है. प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शरिया, and in the later case the objective is opposed to the preservation of property and amounts of devouring others properties wrongfully. और इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिनसे शरीयत ने मना फरमाया. Further, since immortality is prohibited in Islam, any contract or transaction that entails these evils or promotes them is also forbidden.
इसी तरह वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तमाम चीज़ें जिनसे इस्लाम ने मना फरमाया, जिससे बुराइयां पैदा हों, वो भी मना फरमाई गई। लीगैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर रिक्वायर्स दैट द कमोडिटीज शुड बी ओन्ड बाय समवन। जिन चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी इस तरह भी इंश्योर की जा सकती है कि वो कोई ना कोई उनको ओन करता हो। इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम लीगल चार्ज। इसके ऊपर कोई लीगल चार्ज नहीं होना चाहिए। दस एन एसेट मोर्टगेज्ड विद अ creditor cannot be sold until redemption of the asset upon payment of the debt। अगर कोई एसेट आपने मोर्टगेज किया हुआ है, आप उस वक्त तक नहीं बेच सकते उसको जब तक आप उसको रिडीम नहीं करा लेते फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डेट से। द सब्जेक्ट मैटर शुड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर फुलफिल करता हो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव को। दस पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ प्लेज। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं जैसे सब्जियां हो गई, इनको ऑफ कोर्स प्लेज नहीं किया जाना चाहिए। सिमिलरली पब्लिक रोड्स एंड पार्क्स कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दीज आर मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। इसी तरह जो आपके पब्लिक पार्क्स हो गए, आपके जो रोड्स हो गई, इनको बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इनको कोई ओन नहीं करता, इनको गवर्नमेंट ओन करती है और किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी में नहीं आते और लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए गए। The subject matter should not be harmful to the contracting parties or the public in general। जो सब्जेक्ट मैटर लिखा जा रहा है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और जनरल पब्लिक के लिए भी इन जनरल। एज सच प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग इन इंटॉक्सिकेंट्स लाइक हीरोइन एटसेट्रा इज नॉट अ वैलिड सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्चुअली प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, ये एक वैलिड सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है सब्जेक्ट मैटर को, थोड़ा सा प्रिसाइजली ये भी डिस्कस किए लेते हैं। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रिसाइजली डिटर्मिन्ड विद रिगार्ड टू इट्स एसेंस। इसकी अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटर्मिन होना चाहिए। क्वालिटी एंड वैल्यू, एसेंस, क्वालिटी एंड वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटर्मिनेशन कैन बी मेड ईदर बाय पॉइंटिंग और बाय डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। डिटर्मिनेशन नहीं की जा सकती पॉइंटिंग या डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के साथ। इन सम केसेस ज्यूरिस अलाउ अ सेल इवन इफ द गुड्स हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड। कुछ केसेस में ज्यूरिस अलाउ करते हैं उन चीजों की सेल की भी जिनको एग्जामिन नहीं किया गया। इन सच अ केस द बायर इज ग्रांटेड द ऑप्शन ऑफ साइट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर बायर को इजाजत दी जाए कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो उसको देख सकता है। 10 देयर कैन बी 2 वेज टू डिटरमिन द सब्जेक्ट मैटर। 2 वेज हैं सब्जेक्ट मैटर को डिटरमिन करने के। नंबर 1, द सब्जेक्ट मैटर इज नोन एंड स्पेसिफाइड व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सी एंड एग्जामिन इट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तो यह है सब्जेक्ट मैटर उस वक्त लिखा जा रहा है या बनाया जा रहा है जब दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने चीजों को पहले से एग्जामिन कर लिया और देख लिया है। If the subject matter is present in the session, the majority view is that its examination is necessary। अगर सब्जेक्ट मैटर वहां पर मौजूद है तो मेजॉरिटी का व्यू ये है कि वो उसको एग्जामिन करें, उसका एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इफ द एसेट और प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज नोन, अगर एसेट या प्रॉपर्टी जो बेचा जा रहा है वो उसको जाना जाता है। लाइक अ हाउस ऑफ द सेलर हु हैज ओनली वन हाउस, जिसका सिर्फ एक घर है। A description highlighting its specification is deemed to be sufficient। अगर डिस्क्रिप्शन बता दी जाए उसकी तो that is sufficient। However, if the seller has a number of apartments almost similar to each other, अगर सेलर के एक घर की बजाय मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं एक जैसे, then identification of the specific unit is necessary। उस सूरत में यह जरूरी होगा कि वो पहले बताए कि मल्टीपल अपार्टमेंट में से कौन से घर की बात कर रहा है। For the contract to be valid, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। इफ एन ओनर ऑफ अ शॉपिंग मॉल सेज टू अ पर्सन आई सेल वन ऑफ द शॉप्स टू यू, अगर ओनर शॉपिंग मॉल का जो ओनर है वो किसी बंदे को कहता है कि मैं तुम्हें एक दुकान बेचता हूं, एंड द पर्सन एक्सेप्ट्स इट, और बंदा उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल अनलेस द शॉप इंटेंडेड टू बी सोल्ड इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और पॉइंटेड आउट टू द बायर। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा जब तक वो उसको स्पेसिफाई नहीं करता कि उस शॉपिंग मॉल में से कौन सी दुकान वो उसको बेच रहा है। द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द प्राइस मस्ट बी एग्रीड एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस।
उसकी कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी प्राइस जो है उसको एग्री होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए उस टाइम पर जब ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है. इफ द प्राइस इज अनसर्टन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड. अगर प्राइस भी सर्टन नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेलर सेज टू द बायर टेक दिस एसेट एंड आई विल चार्ज यू इट्स प्राइस इन द मार्केट. अगर सेलर बायर को कहता है तुम ये चीज ले लो और मैं इसकी प्राइस चार्ज करूंगा जो मार्केट में है, और आई शैल टेल यू द प्राइस लेटर, या मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. और ही सेज इफ यू पे विद इन अ मंथ द प्राइस विल बी $100 and if within 2 months you will be charged $105 and the buyer agrees without stipulating any one final price, the transaction is not valid. दोनों केसेस के अंदर, पहले केस में क्या हुआ कि अगर हम सीधा सीधा ये कह दें जी मैं तुम्हें ये चीज बेच रहा हूं और मार्केट प्राइस के मुताबिक बेचूंगा, या ये कह दूं कि फ्यूचर में हम इसकी प्राइस डिसाइड करेंगे, ये कह दूं कि 1 महीने के अंदर पेमेंट हुई तो इतनी और 1 महीने के बाद हुई तो इतनी, इसका मतलब दोनों प्राइस में से कोई प्राइस हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड. तो ये तमाम सिचुएशंस के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा. द मेजरिंग यूनिट ऑफ द प्राइस शुड ऑल्सो बी नोन. मेजरिंग यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो भी पता होना चाहिए कि उसका यूनिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, any legal tender or currency etc. Special care is needed in barter sales because in case of uncertain price sales would not be valid. जहां पर बार्टर के तहत सेल हो रही है वहां पर इट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट कि इसको पहले से डिसाइड किया जाए, अदरवाइज सेल जो है वो वैलिड नहीं होगी. द ओनरशिप ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड रिमेन्स विद द सेलर अंटिल डिलीवरी इज मेड. ओनरशिप ऑफ द गुड्स जो है वो जो बेची जा रही हैं वो अगर ट्रांसफर नहीं होती, इन दिस रिस्पेक्ट देयर शुड बी अ फॉर्मल इवेंट दैट सिग्निफाइज द पॉइंट एट विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड. इस केस में यहां पर एक प्रॉपर इवेंट होना चाहिए जिसके अंदर ये पॉइंट आउट किया जाए कि जो चीजें बेची जा रही थी वो ट्रांसफर भी हो गई. देयर शुड बी अ फॉर्मल इवेंट दैट सिग्निफाइज द पॉइंट एट विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, अ हैंडशेक और अ सिग्नेचर. ऑफ कोर्स at this point ownership along with its risk and reward is transferred to the buyer. इस पॉइंट पर ओनरशिप इसके रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ट्रांसफर कर दी जाए बायर को, who is liable to pay the price either immediately, जो कि लायबल है प्राइस पे करने का immediately, या at a later specified date if the contract involves credit, या किसी और फ्यूचर की प्राइस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट भी शामिल है. तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक ही रखते हैं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड इन डिटेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, दीन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहता है, उसके बारे में क्या क्या लीगल आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए और वो एलिमेंट्स किन किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ हमने डिस्कस कर लिए. सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम लोगों ने बात करनी शुरू की. सब्जेक्ट मैटर से पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बड़ी डिटेल में बात की. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर की बात की. सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम लोगों ने उसकी प्राइस प्रिसाइज डिटर्मिनेशन की भी बात की. सब्जेक्ट मैटर कैसे होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर लिखा कैसे जाना चाहिए. फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर की वैलिडिटी की बात की, किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, किस वक्त में सब्जेक्ट मैटर आपका वैलिड होगा, किस वक्त में सब्जेक्ट मैटर आपका वैलिड नहीं होगा. तो आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर भी एंजॉय किया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा. अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे शुरू करेंगे और इसके बाद हम लोग जो फर्दर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी हम लोगों ने एक एलिमेंट डिस्कस किया है, फिर हम लोग फर्दर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्कस करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखेंगे अगली क्लास के अंदर. बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ रहने का. आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा. थैंक्स अ लॉट. अल्लाह हाफिज.